Hello everyone, my name is Parag Parashar. I have qualified Madhya Pradesh Judicial Services 2022 with rank 20. मेरा जो नेटिव प्लेस है वो दनकौर है। वो बहुत छोटा टाउन है जहाँ से मैं आता हूँ। मेरी जो शुरुआती एजुकेशन थी वो दनकौर में ही हुई 5th क्लास तक। उसके बाद मेरा एडमिशन रामीश इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा में हुआ, जहाँ से मैंने 10th और 12th की। 12th मैंने कॉमर्स से की, जहाँ पे कि मैं बहुत कम मार्क्स ला पाया था और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा रिडीम करना था। इसीलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ज्वाइन किया। सीए कोर्स में मेरा जो पहला एग्ज़ाम हुआ वो हुआ सीए सीपीटी का, जो कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया था। देन आई कुड नॉट क्वालिफाइड आईपीसीसी विच इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ दैट एग्ज़ाम। लेकिन जब मैं उसमें पढ़ाई कर रहा था तो मुझे जो लॉ सब्जेक्ट है उसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, इंट्रिग किया था। तो उसके बेसिस पे मुझे लगा कि मुझे लॉ में कुछ करना चाहिए। मेरे कज़िन ने भी मुझे रिकमेंड किया कि आप 3 ईयर एलएलबी कर सकते हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होती है, डीयू, बीएचयू, पंजाब यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। तो मैंने डीयू में अप्लाई किया, जहाँ पे मेरी एक अच्छी रैंक आई। लेकिन क्योंकि मैं जो बीकॉम है वो कर रहा था स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, जहाँ का रिज़ल्ट नहीं आया था, जिसकी वजह से मुझे एडमिशन में दिक्कत हुई। फाइनली मुझे दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा, जहाँ से उन्होंने ऑर्डर दिया रिजल्ट निकालने के लिए, और फिर मेरा एडमिशन हो पाया, जिसे मैं अपना लेट एडमिशन बोलूँगा। और मेरा जो सेशन है वो भी 3 से 4 महीने लेट स्टार्ट हुआ। तो ये प्रॉब्लम चलते हुए, ये सारी चीज़ें देखते हुए, मैंने जब डीयू में एडमिशन लिया तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों के सपने बड़े हैं, वो जज बनना चाहते हैं, जो कि मैं अभी तक कहीं ना कहीं एक फेलियर का ही सामना कर रहा था। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े मुकाम, जो कि मैं जानता भी नहीं था कि जज बनना भी कुछ होता है और बनते कैसे हैं ये भी नहीं पता था। तो वहाँ से लोगों ने बात करना स्टार्ट किया कि हाँ जज बन सकते हैं, जज बनने का जो तरीका होता है वो समझ में आया। और फाइनली मुझे राहुल्स आईएएस जो कोचिंग है दिल्ली में शालीमार बाग में, उसके बारे में पता चला। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। माई बोथ पेरेंट्स आर टीचर्स। मेरे ब्रदर, जो कि सिंगल ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर, ही इज़ वर्किंग इन द राजस्थान पीडब्ल्यूडी। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कहा कि वॉट एवर द अमाउंट माइट बी ऑफ दैट कोचिंग, वी विल सपोर्ट यू, तू बस पढ़ाई कर। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि मैं वैसे तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट दे पाऊँ अपने खुद की लाइफ में, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, फेलियर्स देखते आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो वहाँ पे कुछ तो अलग था कि मैं थोड़ी मेहनत भली करूँ, इतना इंटेलिजेंट ना हूँ, लेकिन मेहनत करते करते मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसके बेसिस पे जब मैंने एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए और वहीं मॉक टेस्ट देता था, सारी चीज़ें करता था, तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि हाँ मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि मैं अपनी जनरेशन्स को और अपने जो लोगों को एक प्राउड मोमेंट दे सकता हूँ। तो मेरी जो प्रिपरेशन रही वो कहीं ना कहीं डीयू से ही स्टार्ट हुई। उन्होंने ही मुझे इतना बड़ा मुकाम दिया। और फिर उसके बाद मैंने एलएलएम भी किया साथ ही साथ 2020 से 21, बिकॉज कोरोना आ गया था और वहाँ पे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं हो रहे थे। उसके बाद बीच में जब मैंने पहला एग्ज़ाम निकाला वो मध्य प्रदेश का ही था। मध्य प्रदेश का जब प्री हुआ तो प्री से पहले मैंने एक एग्ज़ाम और दिया था, वो था बिहार जुडिशियल सर्विसेज का। वहाँ पे मेरे 158 मार्क्स आए थे, कट ऑफ गई थी 164। तो अगर मैं इनसाइड पे जाऊँ कि क्या मैंने चेंज किया, वो मेनली था कि मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, क्योंकि इस एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस होते हैं। वो 3 स्टेजेस होते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्जामिनेशन और फाइनली इंटरव्यू एग्जामिनेशन। तो मेरा जब दिल्ली का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आया 24 की बात है, तो 24 में जब मैंने एग्जामिनेशन दिया तो उसमें 160.25 कट ऑफ गई। मेरे मार्क्स 160 थे, जो कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग, बहुत ट्रेजेडी वाला मोमेंट था कि कहीं अभी तो मैं इंटरव्यू दे रहा था, उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसके पास मेरे पास 2 रास्ते दिखे। 2 रास्ते थे कि या तो मैं अब प्रिपरेशन छोड़ दूं, क्योंकि मैं बहुत हताश हो गया था। और ऑब्वियसली जब मेरे सपोर्ट करते थे मेरे भैया, उन्होंने भी कहा कि ये तो बहुत सरप्राइजिंग है कि अब तेरा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है इतने टाइम बाद, जबकि तेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन दूसरा रास्ता था कि मैं अभी कंटिन्यू करूं, और इस बात को मैं रिडेम्पशन का मैं बहुत बिलीव करता हूं कि अगर मेरे से एक गलती हो गई है, कोई बात नहीं, मैं उसे रिडीम कर लूँगा। जैसे मेरे से 12th में गलती हुई थी, मेरे मार्क्स कम आए थे तो मैंने सीए सीपीटी निकाला। फिर अगर मेरा सीए नहीं निकला तो मैंने रिडीम किया एलएलबी निकाल के, एलएलबी भी डीयू में एडमिशन लिया। तो कहीं ना कहीं मैं रिडेम्पशन में बिलीव करता हूँ, और मुझे लगता है कि बाद में मैं एक बार गिर जाता हूँ लेकिन खड़ा फिर से हो जाता हूँ। तो इसीलिए मैंने जब
हरियाणा का एग्जामिनेशन भी पेंडिंग था। हरियाणा का एग्जामिनेशन दिया तो उसमें मेरे 434 मार्क्स थे आउट ऑफ 500, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगर अचीवमेंट विच आई हैव अचीव्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि 30th नंबर पे था मैं ऊपर से, और बहुत अच्छे मार्क्स कहलाते थे, और मुझे क्लियर था कि मैं मेंस एग्जामिनेशन दे रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था दिल्ली का रिजल्ट देखने के बाद। तो उसमें ही जैसे ही मैं ये एग्जामिनेशन दे रहा था, बीच में विद 3 ईयर रूल एंड 70% क्लॉज MP भी आ गया, जो कि मेरा अभी क्लियर हुआ है। तो उसमें जब 3 ईयर रूल की बात करते हैं तो 3 ईयर रूल में मैंने ऑब्वियसली मैं प्रैक्टिस तो कर ही रहा था साथ में, लेकिन इतनी रेगुलर और इतनी ज़्यादा फुल टाइम प्रैक्टिस नहीं थी कि जिससे मैं कह पाऊँ कि नहीं मैं रेडी हूँ प्रैक्टिस वाले एग्जामिनेशन को देने के लिए, या फिर मैं उसमें इंटरव्यू में जवाब देने के लिए। बट मैंने कहा कि एक बार आजमा के देखते हैं, तो मैंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया, जहाँ पे आई थिंक मेरे मार्क्स थे 118 के आसपास और कट ऑफ कुछ 113 के आसपास गई थी, तो वो भी क्लियर हो गया था। फिर मेंस एग्जामिनेशन आया और उसके ऊपर आसपास बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे कि 70% रूल या फिर 3 ईयर रूल आपका ये रहेगा या फिर हट जाएगा। तो उसमें बहुत लंबी कहानी है कि बहुत ज़्यादा लिटिगेशन पेंडिंग थी, और बच्चों के लिए स्पेशली मेरे लिए भी MP को लेके एक अनसर्टेनिटी आ गई थी कि होगा कि नहीं होगा, एग्जामिनेशन कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, ये सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में प्रिपरेशन के साथ साथ। लेकिन मेरा ध्यान इतना नहीं भटका क्योंकि मेरे पास हरियाणा का एग्जामिनेशन था। तुरंत ही राजस्थान का अनाउंस हो गया, और राजस्थान और हरियाणा ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत अच्छे स्टेट्स हैं और मेरे नियर भी हैं, तो इसीलिए राजस्थान जैसे ही आया तो उसमें भी मैंने सेम अपने मॉक टेस्ट लगाए, 10 से 12 बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो मैं आई वॉज रेडी कि मैं एग्जामिनेशन दे दूंगा, और उसी तरीके से मेरे नंबर भी आए। 83 मार्क्स थे, ऑलमोस्ट 73 कट ऑफ गई थी, तो वहाँ पर 10 मार्क्स का डिफरेंस भी आया। तो मेरे पास फिर से 2 मेंस एग्जामिनेशन आ गए थे, हरियाणा के और राजस्थान के, और इधर MP का भी प्री हो गया था और मेंस एग्जामिनेशन पेंडिंग था। तो इन सब से पहले मेरा MP का मेंस, जो कि बहुत स्विफ्ट तरीके से काम कर रहे थे, तो 30-31 मार्च 2024 को वो हुआ, जिसका कि फनी तरीके से एडमिट कार्ड भी नहीं आया था। एडमिट कार्ड जब हमने खोल के देखा तो देखा कि एडमिट कार्ड अपलोडेड है, तो लगा कि अच्छा मेंस एग्जामिनेशन 3 दिन बाद है, तो दिमाग इस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं था कि हमारे पास मेंस एग्जामिनेशन है 30-31 मार्च को, उन्होंने अनाउंस कर रखा था बिकॉज ऑफ द लिटिगेशन दे आर पेंडिंग, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, तो अनसर्टेनिटी बहुत थी। लेकिन जब क्लियर हो गया कि अब होना ही है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली तैयारी हरियाणा की, दिल्ली की चली रही थी, राजस्थान की भी चल रही थी, और MP मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी था। छत्तीसगढ़ के लिए भी मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी मेरी प्रिपरेशन थी जजमेंट राइटिंग को लेके, तो आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट। लेकिन स्पेसिफिक तैयारी में कहूँ तो MP की उस समय तो मैं नहीं कर पाया था। तो उस जितने भी टाइम मिला 3 से 4 दिन का, मैंने उसमें तुरंत लोकल लॉ रिवाइज किए, लीगल ट्रांसलेशन में जितना भी मैंने ऑलरेडी, क्योंकि काम बहुत किया हुआ है पिछले 2-3 साल में, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बेस को कोई हिला सकता है। तो मुझे रिवीजन करना, मेरे नोट्स बने हुए थे, छोटे छोटे नोट्स बने हुए थे, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं सिर्फ बात करूं IPC की, BNS, अब तो BNS हो गया है वो, तो वो ऑलमोस्ट मुझे 1 दिन लगता था कि मैं पूरा का पूरा IPC रिवाइज कर लेता था, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। लेकिन वो उसके पीछे मेहनत बहुत है कि वहाँ पे मैंने अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के नोट्स बनाए, मेंस के नोट्स बनाए, और उन नोट्स को कर करके कि 10 से 12 बार रिवीजन किया, तब जाके वो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए। क्योंकि अगर मैं पहली बार में कर लेता तो मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है, क्या चीज़ मुझे अपनी कॉपी में लिखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लिखनी चाहिए। तो जब मुझे चीज़ें याद होने लगी तो मैं एक पॉइंट लिखता था, उसके साथ ही मेरे दिमाग में 10 चीज़ें खुल जाती थी। तो इसीलिए जब भी मैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाता था तो बस उस कॉपी को ले जाता था, 1 से 2 नोट्स की कॉपी होती थी, और उसको लेके गया और रिवाइज किया, हो गया। तो इसने मेरी बहुत हेल्प की नोट मेकिंग में। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि नोट मेकिंग करेंगे, लेकिन 10 से 12 बार रिवीजन करने के बाद, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि ये सब्जेक्ट ये कहता है और उस हिसाब से चीज़ें चलेंगी। तो जब वो नोट्स बन जाते थे तो इसी वजह से मैं बहुत सारे स्टेट्स भी दे पाया कि इस वाले स्टेट के लिए ये काम आएगा, इस वाले स्टेट के लिए ये भी काम आएगा। MP में पहले वाले में मैंने नोट्स बना लिए थे, तो जो अब मेरे इस MP मेंस में बहुत काम आ रहे थे कि तुरंत की तुरंत मेरे कम से कम मुझे आधा दिन लगा होगा, और MP LRC और आपका मध्य प्रदेश रेंट कंट्रोल, वो मेरा तुरंत ही रिवाइज हो गया था, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सारी फोटोजेनिक इमेजेस बनी हुई थी उस कॉपी की। तो जब मैंने एग्जाम दिया तो सबसे पहले वो पैटर्न बहुत एकदम चेंज आया। पैटर्न कौन सा चेंज आया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा, कि हरियाणा और दिल्ली का पैटर्न इस बार उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि रीसेंट जजमेंट ही पूछे थे उन्होंने। और रीसेंट जजमेंट मैंने बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट ये मानिए कि मैंने एक कॉपी बनाई हुई थी, रटे हुए थे, एक मुझे केस याद था। तो क्योंकि वही तो डिफरेंस मैंने अपनी प्रिपरेशन में चेंज किया था, कि वही तो मैं लाया था कि अगर
अभी तक मेरे मेंस में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और मैं फाइनली सिलेक्शन में नहीं आ पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे रीसेंट जजमेंट्स और जो वो पूछना चाहते हैं वो मैं मिसिंग कर रहा हूं। तो इसी वजह से मैंने वो जो चेंज किया वो मुझे कहीं ना कहीं एमपी में बहुत फ़ायदा दिया। और उस जजमेंट को मैंने इतने सारे जजमेंट, ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ कि एक पेपर में 30 से 40 जजमेंट थे मेरे, और वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिन से तैयारी कर रहा था और लाइव लॉ ने मेरी बहुत हेल्प की इस मामले में। इसके बाद जब वो मेंस हो गया, फिर कुछ दिन बाद फिर से लिटिगेशन चलती रही और ये पेंडिंग में चला गया। एंड एक्चुअली हम भूल गए थे कि मेंस का एग्जामिनेशन हुआ भी है एमपी का। फिर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान का मेंस एग्जामिनेशन आया, वो बहुत अच्छा हुआ और उसके बाद मुझे क्लियर था, इस बार मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि इंटरव्यू कॉल तो है ही है, और ऑब्वियसली वो दोनों कॉल आ गई मेरे पास इंटरव्यू की। इतने में बीच में झारखंड का प्रीव्यू हो गया था, वो भी क्लियर हो गया था। तो मैंने बताया ना कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में मेरी इतनी ज़्यादा महारत हासिल हो गई थी कि मैं कोई भी एग्जाम देता था तो मेरा निकल जाता था। बस उसके एक ही तरीका था कि मॉक टेस्ट दो, बेयर एक्ट पे इतनी ज़्यादा कमांड रखो, उसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और साथ में जो आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपकी, अच्छा मुझे लगा कोई है, सॉरी, तो बेयर एक्ट पे कमांड रखो और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपने अगर जजमेंट अच्छे से पढ़े हुए हैं लाइव लॉ में, तो मुझे नहीं लगता उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो पाएगी। फिर इसके बाद ये सारे मेरे पास मेंस एग्जामिनेशन थे, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अभी ऐसा नहीं है कि एक स्टेट मेरे पास है और जिसमें मुझे 100% देना है, वो तो देना ही होता था। लेकिन फिर भी हरियाणा और राजस्थान में मैंने जो प्रिपरेशन करी वो बहुत बढ़िया थी और मेंस एग्जामिनेशन में आई डिड रियली वेल। और जैसे ही रिजल्ट आए, दोनों के मेंस एग्जामिनेशन क्लियर थे, इंटरव्यू मेरे पास आ चुका था और दोनों के इंटरव्यू एग्जामिनेशंस अक्टूबर में 2024 में मेरे पास आ गए थे। तो 2024 में जब इंटरव्यू कॉल आई, इंटरव्यू कॉल आने के बाद हाँ ठीक, हाँ। तो जब 2024 में मेरे पास अक्टूबर में इंटरव्यू कॉल आई दोनों की, तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इस बार तो मेरा क्लियर हो ही रहा है, बिकॉज उस समय तक जो मेरी प्रिपरेशन रही, तो मुझे ये समझ में आ गया कि आई एम द डिजर्विंग कैंडिडेट। अब मैं वहाँ जाके एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता हूँ और जो वो सीट एक मांगती है, तो मुझे लगता है कि आई कैरी दैट ऑरा, आई कैन से ऑरा। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है पिछले 3-4 साल में। मेरी फैमिली ने, मेरे लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें की हैं, कोई भी नेगेटिव बातें उस बारे में थी नहीं। तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं मैं ये मान रहा था, अपने आप में अंदर एक कॉन्फिडेंस था जो कि मेरे पास पहले नहीं था LLB के टाइम पे या फिर उससे पहले, कि मैं अब कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि मैं जज बन सकता हूँ। क्योंकि जज एक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी जिसके बारे में मैंने सुना भी नहीं था DU आने से पहले। तो इसीलिए जब मैंने वो एग्जामिनेशन दिए, वो इंटरव्यूज़ दिए, इंटरव्यूज़ में मेरे भैया भाभी साथ में गए हुए थे, बिकॉज उस समय बहुत ज़्यादा एक मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है। इंटरव्यू की कोई भी प्रिपरेशन नहीं होती है, आप साथ साथ जब प्रिपरेशन करते हो तो वो साथ होती जाती है। आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ भी है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में नॉलेज चेक नहीं की जाती। मुझे लगता है कि नॉलेज तो चेक नहीं की जाती, वो बात ठीक है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट ही फील नहीं करोगे। अब जब कॉन्फिडेंट और काम एंड कंपोज नहीं रहोगे तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि 10 में से अगर आपने एक जवाब दिया, आप कह रहे हो नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन जो 9 जवाब नहीं दिए उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस, आपके जो नर्वसनेस या एंग्जाइटी है वो तुरंत की तुरंत डाउन हो जाएगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे जवाब देने हैं, लेकिन जितने भी देने हैं कॉन्फिडेंटली देने हैं। अगर नहीं भी आए तब उसको भी ना करना है तो कॉन्फिडेंटली ना करना है। तो ऑब्वियसली जितने मैं एग्जामिनेशन दिए, जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसमें मैं ये कहूँ कि सारे जवाब दिए होंगे मैंने। 3 से 4, क्योंकि मेरे पास यूपी का इंटरव्यू था, छत्तीसगढ़ का इंटरव्यू था, फिर फाइनली हरियाणा का हुआ, फिर राजस्थान का हुआ। सारे इंटरव्यूज़ मेरे बहुत अच्छे हुए। इंटरव्यूज़ में मेरे साथ कोई कमी नहीं होती थी, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए सब जगह। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन था, सीट्स कम होती हैं आई नो, बट उसके बावजूद भी मेरी कहीं ना कहीं कमी थी मेंस में। बट हरियाणा और राजस्थान का जब रिजल्ट आया तो आई वॉज शैटर्ड, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगा था कि मैंने अपना 120% दे दिया है, 100% तक नहीं। तो लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, दीज आर थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। और फिर मैंने एक कहीं ना कहीं ब्रेक सा ले लिया प्रिपरेशन से। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, कोई अब खुद से भी सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ रही थी कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं एक्स्ट्रा। और फिर तुरंत ही उसके बाद 3 ईयर रूल का जो अनाउंसमेंट हुआ तो वो था ही। फिर मैं पार्ट टाइम थोड़ा बहुत पढ़ाने लगा था, कई बार बच्चों को कुछ को गाइड कर देता था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करता था। देन MP का फिर से
इंटरव्यू अभी भी, क्योंकि इंटरव्यू कॉल आ चुकी थी, मेंस हो चुका था, पेंडिंग था, पता नहीं फिर से अनसर्टेनिटी थी और कई बार ऐसा लग रहा था कि आज कैंसिल कर देंगे पूरा के पूरा प्रोसेस ही, कभी ऐसा लग रहा था कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्रिपरेशन है और उसके लिए भी आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा। और जब मेरी प्रिपरेशन 3 से 4 साल की ऑलरेडी हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि प्रिपरेशन के बाद मुझे इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा, और नहीं पड़ रहा था। लेकिन सरप्राइजिंगली गॉड विलिंग फाइनली अभी अक्टूबर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप इंटरव्यू कराइए, क्योंकि वो एलिजिबल लोग हैं। मैं भी 3 ईयर प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, चीज़ों के बारे में बताया, तो इससे ये चीज़ क्लियर हुई कि प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ना कोर्ट की एक एक चीज़ समझते हो कि कैसे करना है, क्योंकि आप जब उस कुर्सी पे बैठोगे आप कैसे उनसे रिएक्ट करोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उनको हैंडल कर सकते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी सीट के लिए, जस्टिस के लिए ही आप कहीं ना कहीं प्रेजुडिस कर रहे हो। तो वो चीज़ ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, अगर मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, समझता हूँ चीज़ों को, बहुत बारीकी से देखता हूँ, तो मेरे प्रिपरेशन में वो चीज़ ऐड ही करेगी। फाइनली जब इंटरव्यू आया, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ, एज इन मैंने सारे जवाब नहीं दिए क्योंकि प्रैक्टिस के सवाल थे, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस, उनके पास प्रैक्टिस उन्होंने बहुत की होती है, वो उसके महारथी होते हैं, अपने पास तो कुछ भी नहीं है, उसका 1% भी नहीं जानते। लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट कि जो मुझसे मांगा गया है, मुझसे प्रैक्टिस के लिए मांगा गया है, तो मैंने वो कहीं ना कहीं पिछले 1.5 साल में, 2 साल में, 2 साल तो मैंने इतनी अच्छे से नहीं की, लेकिन लास्ट ईयर में मैंने पूरा अपना 100% दिया था उस प्रैक्टिस के लिए। तो उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि आप वो सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। तो प्रैक्टिस की है तो उसके लिए कॉन्फिडेंट था। सारे जवाब 10 सवाल पूछे तो उसके मैंने दिए 5 ही, लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट, काम एंड कंपोज्ड, और कहीं ना कहीं उनको वो पसंद आया होगा, जिसकी वजह से मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ। अब जैसे कि लोग आपसे सवाल पूछे गए थे, आपने बताया कि हमने 5 ही किया है जी, तो अदरवाइज आपको 5 आते नहीं थे, तो उसके बाद आपने मना कर दिया। हाँ, बहुत से लोग हैं कि नहीं आते हुए भी मतलब एक, तो वो आगे जो बैठे हो नॉर्मल तो वो इंसान है नहीं। जी जी जी, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा बताइए। अच्छा ठीक है। कि कुछ लोग ना चाहते हो बेवजह बोलना चालू कर देंगे कि हाँ जी, ये हाँ, फालतू की बातें ना करें। जी जी जी। मैं यहाँ पे इंटरव्यू में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हमें कई बार लगता है प्रिपरेशन करते हुए, और स्पेशली मेरे केस में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतने सारे प्री दिए, फिर मेंस दिए, और ऑलरेडी मेरे पास 4 इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस भी था। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, सबसे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है ह्यूमिलिटी की। ह्यूमिलिटी क्यों? क्योंकि आप अगर उनको रेस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप को रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इस तरीके से उन्हें लगेगा कि ये एक पर्सन है जो उस सीट को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, और आप में जितने भी आपसे लोग मिलें, आपकी तरफ से पॉजिटिविटी ही आनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद आप ग्रीट करते हैं, ग्रीट करने के बाद आप उनसे पूछते हैं कि पूछना क्या है, कि आप साइड में खड़े हो जाते हैं सीट के, और वो जब कहेंगे बैठ जाइए तो आप बैठ जाते हैं। उसके बाद उन्हें ग्रीट करते हैं, और पहली बात सरप्राइजिंगली 5 इंटरव्यू हुए हैं, उन्होंने मुझसे कभी भी ये नहीं पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसके लिए सब लोग प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है। और उनके पास क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं तो उन्हें पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। शुरुआत वो ऐसी करते हैं, आपका इस बार जैसे किया था, उन्होंने कहा आपका नाम क्या है, तो मैंने नाम बताया, आपने प्रैक्टिस की हुई है, मैंने कहा जी की हुई है। तो उसके बाद सारी चीज़ें ऑनेस्टी से चलनी चाहिए। आप अगर ब्लफ करने की कोशिश करेंगे सबसे बड़ी गलती कर जाएंगे, क्योंकि वो लोग 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद जज बन चुके हैं, उनको एक एक आपके हाव भाव के बारे में पता है, आपके डिमीनर से उन्हें क्लियर हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है। और जब वो झूठ बोलता है, वो देखते हैं किसी को, तो उन्हें अपना क्लाइंट पसंद आता है, ना विटनेस पसंद आता है, तो आप जो सीट पे आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं वो तो आप बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। तो इसलिए आप ये गलती ना करें कि ब्लफ करने की, जो भी बोलें सच बोलें। उस सच के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप प्रैक्टिस करें जाके, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है वही आपके सामने उधर आपका एक फसाड बननी चाहिए कि आप उनको क्या दिखा रहे हैं। उसमें 10 क्वेश्चन पूछे, 5 अगर नहीं आते क्लियरली बोल दो नहीं आते। अगर आप कह रहे हो कि गैस करना चाह रहे हो, जस्ट टेक अ परमिशन, आई वांट टू गैस, तो वो परमिशन दे देंगे। अगर वो कुछ इस तरीके से आपको परेशान करना चाह रहे हैं, 20 सरेंडर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट रहना है, पर सरेंडर भी करना है कि जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीखना चाहूँगा, मैं आगे इसके बारे में जाके घर पे पढ़ूंगा कि ये मुझे कैसे नहीं आया। क्योंकि लॉ ऐसी चीज़ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अभी भी उसके बारे में 10% नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जजेस से भी कोई बड़ी चीज़ होती है, पर वो होती है लॉ और संविधान। तो अगर उसके बारे में अगर आपको नहीं पता, तो ये आपके अंदर रेस्पेक्टफुल चीज़ है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है।
और आप सीखोगे, जीवन भर सीखोगे। और राम जेठमलानी जी की स्टोरी है कि वो 95 की एज में भी पढ़ते रहते थे। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि 95 की एज में भी पढ़ रहे थे, इसका मतलब उन्होंने 95 ईयर्स तक जो इतने बड़े स्टालवर्ट रहे वो भी नहीं सीख पाए सब कुछ। तो हम कैसे सीख पाएंगे? अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप जवाब नहीं दे पाते हो तो बी हम्बल, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारे जवाब नहीं देने हैं। आपका सिलेक्शन होने वाला काम एंड कंपोजर से। आप अगर मेंस दे के आए हैं, प्री दे के आए हैं, पहली बात तो वो खुद से रेस्पेक्टफुल हैं, आपकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करके आए हैं। ये नहीं कि आपकी कोई इंटरव्यू कॉल सीधी आ गई है। इसीलिए आप अपने आप पे भरोसा रखें और फिर फाइनली जब आप एग्जिट करते हैं तो उनको ग्रीट करते हुए एग्जिट करें। और जो कि मैंने इस बार बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी मेरे इंटरव्यू में, कि मैंने कोई भी किसी भी तरीके का अपना प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं दिखाई कि मैं अंदर से कोई वीक हूँ या फिर मैंने 4 इंटरव्यू दिए मैं फेलियर महसूस करता हूँ। इस तरीके का कुछ भी नहीं था और इसी वजह से मुझे हो सकता है सिलेक्शन मिला हो। फाइनली अब मैं आपके एक बात और करना चाहूँगा, जो कि 2 मुद्दे हैं। एक है 3 ईयर रूल वाला, दूसरा मुद्दा है कि कैसे आप अपना बेस बनाएं जिससे कि आप अपने अलग अलग स्टेट्स को कैटर कर सकते हैं। क्योंकि स्टेट्स को अलग अलग कैटर करना, देखो चॉइस तो आप ही की है कि आप कितने स्टेट्स उठाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ बेस बना लिया है, जैसे 10 से 12 सब्जेक्ट हमेशा कॉमन रहते हैं। अगर लोकल लॉ की बात करूं, एक स्टेट का पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी हर जगह है। और सिमिलैरिटी होने के बाद भी अगर मैं बात करूं, सिमिलैरिटी होने से आपके एक चीज़ है कि बेस बन जाता है उस लोकल लॉ का। क्योंकि आपने अगर सुना हो, आप लॉ के स्टूडेंट है, पारी मेटेरिया होती है। पारी मेटेरिया मतलब कि सब कुछ सेम होता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे बोलते हैं म्यूटेंडिस म्यूटेंडिस। तो इसीलिए आपको कोई ज़्यादा चीज़ करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि आपको सेक्शन इधर उधर मिलेंगे, उस पर थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई रेंट कंट्रोल पढ़ने में दिक्कत आई, क्योंकि सब मैंने खुद से किया वो रेंट कंट्रोल वगैरह। लैंड रेवेन्यू कोड यूपी का भी पढ़ा, एमपी का भी पढ़ा, छत्तीसगढ़ का भी पढ़ा, राजस्थान का भी अब आ गया है, वो भी पढ़ने की कोशिश करोगे आप लोग। अलग अलग कस्टमरी लॉज पढ़े मैंने हरियाणा के, दिल्ली के अलग कॉपीराइट ट्रेडमार्क पढ़े। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि चीज़ें मेरी क्लियर है, बेसिक्स मेरी क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें हिंड्रेंस है। तो आप कोई भी स्टेट दे सकते हो। हाँ, अगर 2-3 स्टेट आ रखे हैं तो आपको फिर एक चूज करना चाहिए, ना कि 4-5 एक साथ देने जाओगे तो क्या होगा, 2-3 नाव में खड़े हो जाओगे तो कोई भी नहीं निकलेगा, आप फंसोगे ही उस दरिया में। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने अगर बेस बना लिया, आप अपने बेरेक्ट पे कमांड कर ली जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये मत समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा गया तो आप उसका पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो आपके एक बेस को बनाता है। तो प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ें, एक एक चीज़ पढ़ें और उसको रिलेट करें अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी। इंटरव्यू में भी कई बार बोलने का मौका मिलेगा उसके बारे में, ठीक है। अब लास्ट बचा 3 ईयर रूल। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी बताई। क्या मुझे आपने कहीं भी ये चीज़ महसूस करी कि कोई भी चीज़ मेरे लिए हिंड्रेंस लेके आई? तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए 3 ईयर रूल हिंड्रेंस है। अगर आपका एम या गोल जज बनना है, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं भगवान की कुर्सी तो है ही, क्योंकि आप लोगों की लाइफ बदलेंगे। और अगर वो आपको लगता है कि आपके लिए एक एम है, गोल है, एक सपना है, तो 3 साल भी कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। जस्ट आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। आप अपने, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 3rd ईयर अगर लास्ट ईयर है, 5th ईयर है, तो उसमें तैयारी चालू करें। उसके साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बुक की बात करूं तो बुक में मैंने रेफरेंस जो लिया था वो रॉबिनजीत सर और अरिजिंदर कौर मैम की बुक है, जजमेंट राइटिंग की। और दैट इज रियली अ गुड बुक, जिसमें कि आप बहुत अच्छे से जजमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उनके बेसिक्स समझ सकते हो। अगर आपने वो चीज़ कर ली और उसके बाद जो उनके सारे जो क्वेश्चंस उन्होंने दे रखे हैं, सॉल्व्ड एज वेल एज अनसॉल्व्ड, अगर आपने वो प्रिपेयर कर लिए तो उसके बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि आपका जजमेंट राइटिंग का एग्जामिनेशन रुकेगा। साथ में ये जरूर ध्यान रखें कि रीसेंट जजमेंट्स और एप्रिसिएशन जो पार्ट है आपका, मार्शलिंग होता है, एप्रिसिएशन पार्ट होता है। एप्रिसिएशन में जहां पे कि आप अपना दिमाग लगाते हैं, तो उस जगह मुझे लगता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा कर दिया या फिर बहुत अच्छे से उस बारीकी को बता दिया, तो जजमेंट राइटिंग में आपका सिलेक्शन अच्छे से, या फिर वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम हुआ, छत्तीसगढ़ के मेंस एग्जामिनेशन दिया, मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि जजमेंट राइटिंग का ही पेपर होता है 3 घंटे का। उसमें ट्रांसलेशन भी थी, लीगल ट्रांसलेशन के लिए मैंने हेल्प ली थी। मनमोहन जोशी जी की एक बुक है लीगल ट्रांसलेशन की, उसकी बुक हेल्प ली थी। और मेरा खुद से भी, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरा वैसे भी ऑलरेडी तैयार था, लेकिन लीगल ट्रांसलेशन में मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक एक वर्ड को मैंने हमेशा याद रखने की कोशिश की जब भी मैं लिखता था, और अगर वो वर्ड मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में मैं उसको ऊपर से नोट कर लेता था, और जब भी मैं अगली बार कोई ट्रांसलेशन करूंगा उसको रिवाइज कर लूंगा। प्लस अगर मैं आपके ट्रांसलेशन की बात करूं कि सिर्फ वर्ड याद रखना काफी नहीं होता, उसमें आपको सेंटेंस मेकिंग भी जरूरी है। अगर आपने इंग्लिश में कोई सेंटेंस समझा है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो ऐसा नहीं है कि वैसा का वैसा ही आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा। उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। उसमें क्या चेंज होगा, उसमें आपकी सेंटेंस की या फिर बोलने का जो तरीका है, उसका जो एक मैसेज है, वो अगर आपने उसको
कैरी किया तो आपका सेंटेंस ठीक बनेगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। और वो उसका एक तरीका है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे तो बहुत आसान रहता है। और स्पेशली इन छत्तीसगढ़, जहाँ पे एमपी की भी बात करूंगा स्पेशली मेंशन, क्योंकि यहाँ पे लीगल ट्रांसलेशन आती है और वहाँ पे अब क्या है कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं विदाउट एनी फुल स्टॉप। जब फुल स्टॉप नहीं होता तो आपको एक सेंटेंस पूरा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको अगर प्रैक्टिस करोगे, ध्यान रखोगे, तो आप उसे कंटिन्यू कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि आपकी हेल्प करेगी। फिर मेरा छत्तीसगढ़ का मेंस हो गया, इंटरव्यू कॉल आई, इंटरव्यू मेरी जनवरी में हुई 2023 में। वहाँ पे वापस से मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट 1 मार्क्स से मैं वेटिंग लिस्ट में चला गया। देन आई मूव फर्दर। उससे पहले जैसे ही मेरा जनवरी 2023 में इंटरव्यू कॉल था, उससे पहले कोई एग्जामिनेशन कोई अनाउंस नहीं हो रखा था, बस एक इंटरव्यू ही था मेरे पास जो पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो अक्टूबर के टाइम पे यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, क्योंकि मेरा एलएलएम हो चुका था, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के लिए मैंने तैयारी की, ऑलमोस्ट 1 मंथ किया और सरप्राइजिंगली वो थोड़ा सा जुडिशरी पैटर्न पे ही आ गया था। और दैट इज समथिंग विच सरप्राइज्ड मी। और मुझे लगा कि इसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर आप कोई चीज़ अच्छे से पढ़ो और चाहो तो कुछ भी हो सकता है। तो कमाल की बात ये थी कि मुझे भरोसा नहीं था कि मेरा नेट भी निकलेगा, लेकिन मैंने पहले ही अटेम्प्ट में नेट एज वेल एज जेआरएफ क्लियर कर दिया था। तो जब मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ तो मेरी फैमिली थी कि चलो कम से कम इसके पास एक बैकअप प्लान तो हो गया। लेकिन मेरा थोड़ा सा मानना अलग था कि ठीक है, हो गया, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे बनना तो जज ही है। जब मैंने एक एम ले लिया है, उससे नीचे मैं किसी चीज़ में सेटल होके एटलीस्ट अपनी लाइफ में खुश नहीं हो पाऊंगा और रिग्रेट ही रहेगा। और मेरी फैमिली को भी रिग्रेट रहेगा कि भाई हमने इसको सब कुछ दिया, इसने जो भी मांगा उसने सब कुछ लिया, और फिर उसके बाद मैंने भी अपना 100% दिया और उसके बाद भी नहीं होता है और मैं उसे क्लियर नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ मेरे को लाइफ में कुछ हैप्पीनेस भी दे पाएगी। तो मैंने उसको कहीं ना कहीं सस्पेंडेड ही रखा। मैंने ना जेआरएफ का अमाउंट कोई क्लेम किया, क्योंकि उसमें आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, फुल टाइम पीएचडी करनी पड़ेगी और उससे कोई फायदा भी नहीं होता। तो जब मेरा जिस राह जाना नहीं उस राह के लिए आपको देखना क्या, तो इसीलिए मेरा हमेशा से एम जुडिशरी ही था। तो इसीलिए मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि कोई भी बीच में आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए या हिंड्रेंसेस आए, तो ये इतनी बड़ी हिंड्रेंसेस नहीं होती हैं कि जिससे कि आप ये कहो कि नहीं नहीं मेरा एम ये छूट गया था। जैसे अगर अभी मैं इंट्रोडक्शन दूं 3 ईयर रूल का, 3 ईयर रूल आपके लिए हिंड्रेंस की तरह आया कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3 साल, आप फिर एग्जाम दे पाओगे। तो आप लोग ऐसा हताश हो गए होंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा अगर हो गया है तो फिर हमारा जो एम है वो बहुत पीछे चला गया, हमारा होगा नहीं होगा। लोगों ने, बहुतों ने एक ऑल्टरनेटिव देखना स्टार्ट कर दिया है। तो लेकिन मेरे पास तो एक ऑल्टरनेटिव ऐसा था जिससे कि मैं यूज करके अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता था। अच्छी खासे 45-50,000 मिलते हैं जेआरएफ में, लेकिन मैंने उसको यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा एम अलग था। अगर आपका एम है जज बनना, उसके अलावा कुछ और नहीं समझ में आता, तो मुझे नहीं लगता कि ये 3 साल और 5 साल 7 साल भी कोई हिंड्रेंस है। आपको बनना है तो वही चीज़ आपको हैप्पीनेस दे पाएगी, इसके अलावा कुछ और नहीं दे पाएगी, जो कि मैं आज महसूस कर पा रहा हूँ एक सर्टेन टाइम के बाद। इसके बाद जब नेट एंड जेआरएफ निकल गया, छत्तीसगढ़ का जो इंटरव्यू का रिजल्ट आया वो मेरे पॉजिटिव नहीं आया, देन मैं बहुत परेशान था। तो फिर सबसे पहले जो एग्जामिनेशन आया, इसके बाद यूपी हो चुका था, 2 इंटरव्यू में दे चुका था, सबसे पहले एग्जामिनेशन आया दिल्ली का, जो कि मेरे लिए बहुत क्लोज है क्योंकि मेरे सबसे नियरेस्ट भी है। और दिल्ली एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो और वो हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है कि कुछ ना कुछ नया लेके आता है और कॉम्पिटिशन भी अच्छा खासा लेके आता है। तो मैंने एग्जामिनेशन दिया, मेरे अच्छे मार्क्स थे उसमें प्री में, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। वापस से मैं एक चीज़ का ध्यान रखता था, चाहे मैं कोई भी प्री दूँ और कितनी बार भी मेरे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन निकल चुके हों, मैं मॉक टेस्ट जरूर दूंगा। 8 से 10 मॉक टेस्ट लगा के जाऊंगा, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि हाँ आई एम डूइंग वेल, अभी मेरी कहीं ना कहीं पढ़ाई में कुछ भी थोड़ी बहुत कमी नहीं आई है। इससे मैं टेस्ट कर लेता था, तो जो भी प्री आ रहा है तो मेरे मार्क्स अच्छे हो जाते थे। तो 24 में जब मैंने एग्जामिनेशन दिया तो उसमें 160.25 कट ऑफ गई, मेरे मार्क्स 160 थे, जो कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग, बहुत ट्रेजेडी वाला मोमेंट था कि कहीं अभी तो मैं इंटरव्यू दे रहा था, उसके बाद प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसके बाद मेरे पास 2 रास्ते दिखे। 2 रास्ते थे कि या तो मैं अब प्रिपरेशन छोड़ दूं, क्योंकि मैं बहुत हताश हो गया था। और ऑब्वियसली जब मेरे सपोर्ट करते थे मेरे भैया, उन्होंने भी कहा कि ये तो बहुत सरप्राइजिंग है कि अब तेरा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है इतने टाइम बाद, कि तेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन दूसरा रास्ता था कि मैं अभी कंटिन्यू करूं, और इस बात को मैं रिडेम्पशन का मैं बहुत बिलीव करता हूं कि अगर मेरे से एक गलती हो गई है कोई बात नहीं, मैं उसे रिडीम कर लूंगा। जैसे मेरे से 12th में गलती हुई थी, मेरे मार्क्स कम आए थे तो मैंने सीए सीपीटी निकाला, फिर अगर मेरा सीए नहीं निकला तो मैंने रिडीम किया एलएलबी निकाल के, एलएलबी डीयू में एडमिशन लिया। तो कहीं ना कहीं मैं रिडेम्पशन में बिलीव करता हूँ, और मुझे लगता है कि बाद में मैं एक बार गिर जाता हूँ लेकिन खड़ा फिर से हो जाता हूँ। तो इसीलिए मैंने जब हरियाणा का एग्जामिनेशन भी पेंडिंग था, हरियाणा का एग्जामिनेशन दिया तो उसमें मेरे 434 मार्क्स थे आउट ऑफ 500,
एंड दैट इज वन ऑफ द बिगर अचीवमेंट विच आई हैव अचीव्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि 30th नंबर पे था मैं ऊपर से, और बहुत अच्छे मार्क्स कहलाते थे, और मुझे क्लियर था कि मैं मेंस एग्जामिनेशन दे रहा हूं और यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था दिल्ली का रिजल्ट देखने के बाद। तो उसमें ही जैसे ही मैं ये एग्जामिनेशन दे रहा था, बीच में विद 3 ईयर रूल एंड 70% क्लॉज MP भी आ गया, जो कि मेरा अभी क्लियर हुआ है। तो उसमें जब 3 ईयर रूल की बात करते हैं, तो 3 ईयर रूल में मैंने ऑब्वियसली मैं प्रैक्टिस तो कर ही रहा था साथ में, लेकिन इतनी रेगुलर और इतनी ज़्यादा फुल टाइम प्रैक्टिस नहीं थी कि जिससे मैं कह पाऊँ कि नहीं मैं रेडी हूँ प्रैक्टिस वाले एग्जामिनेशन को देने के लिए, या फिर मैं उसमें इंटरव्यू में जवाब देने के लिए। बट मैंने कहा कि एक बार आजमा के देखते हैं, तो मैंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया, जहाँ पे आई थिंक मेरे मार्क्स थे 118 के आसपास और कट ऑफ कुछ 113 के आसपास गई थी, तो वो भी क्लियर हो गया था। फिर मेंस एग्जामिनेशन आया और उसके ऊपर आसपास बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे कि 70% रूल या फिर 3 ईयर रूल आपका ये रहेगा या फिर हट जाएगा। तो उसमें बहुत लंबी कहानी है कि बहुत ज़्यादा लिटिगेशन पेंडिंग थी, और बच्चों के लिए, स्पेशली मेरे लिए भी MP को लेके एक अनसर्टेनिटी आ गई थी कि होगा कि नहीं होगा, एग्जामिनेशन कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, ये सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में प्रिपरेशन के साथ साथ। लेकिन मेरा ध्यान इतना नहीं भटका, क्योंकि मेरे पास हरियाणा का एग्जामिनेशन था। तुरंत ही राजस्थान का अनाउंस हो गया, और राजस्थान और हरियाणा ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत अच्छे स्टेट्स हैं और मेरे नियर भी हैं। तो इसीलिए राजस्थान जैसे ही आया, तो उसमें भी मैंने सेम अपने मॉक टेस्ट लगाए, 10 से 12 बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो मैं आई वॉज रेडी कि मैं एग्जामिनेशन दे दूंगा, और उसी तरीके से मेरे नंबर भी आए। 83 मार्क्स थे, ऑलमोस्ट 73 कट ऑफ गई थी, तो वहाँ पे 10 मार्क्स का डिफरेंस भी आया। तो मेरे पास फिर से 2 मेंस एग्जामिनेशन आ गए थे, हरियाणा के और राजस्थान के, और इधर MP का भी प्री हो गया था और मेंस एग्जामिनेशन पेंडिंग था। तो इन सब से पहले मेरा MP का मेंस, जो कि बहुत स्विफ्ट तरीके से काम कर रहे थे, तो 30-31 मार्च 2024 को वो हुआ, जिसका कि फनी तरीके से एडमिट कार्ड भी नहीं आया था। एडमिट कार्ड जब हमने खोल के देखा, तो देखा कि एडमिट कार्ड अपलोडेड है, तो लगा कि अच्छा मेंस एग्जामिनेशन 3 दिन बाद है। तो दिमाग इस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं था कि हमारे पास मेंस एग्जामिनेशन है 30-31 मार्च को, उन्होंने अनाउंस कर रखा था बिकॉज ऑफ द लिटिगेशन दे आर पेंडिंग। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, तो अनसर्टेनिटी बहुत थी। लेकिन जब क्लियर हो गया कि अब होना ही है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली तैयारी हरियाणा की, दिल्ली की चली रही थी, राजस्थान की भी चल रही थी, और MP मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी था। छत्तीसगढ़ के लिए भी मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी मेरी प्रिपरेशन थी जजमेंट राइटिंग को लेके, तो आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट। लेकिन स्पेसिफिक तैयारी में कहूँ तो MP की उस समय तो मैं नहीं कर पाया था। तो उस जितने भी टाइम मिला 3 से 4 दिन का, मैंने उसमें तुरंत लोकल लॉ रिवाइज किए, लीगल ट्रांसलेशन में जितना भी मैंने ऑलरेडी, क्योंकि काम बहुत किया हुआ है पिछले 2-3 साल में, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बेस को कोई हिला सकता है। तो मुझे रिवीजन करना, मेरे नोट्स बने हुए थे, छोटे छोटे नोट्स बने हुए थे, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं सिर्फ बात करूं IPC की, BNS, अब तो BNS हो गया है वो, तो वो ऑलमोस्ट मुझे 1 दिन लगता था कि मैं पूरा का पूरा IPC रिवाइज कर लेता था, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। लेकिन वो उसके पीछे मेहनत बहुत है कि वहाँ पे मैंने अपने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के नोट्स बनाए, मेंस के नोट्स बनाए, और उन नोट्स को कर करके कि 10 से 12 बार रिवीजन किया, तब जाके वो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए। क्योंकि अगर मैं पहली बार में कर लेता तो मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है, क्या चीज़ मुझे अपनी कॉपी में लिखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लिखनी चाहिए। तो जब मुझे चीज़ें याद होने लगी, तो मैं एक पॉइंट लिखता था, उसके साथ ही मेरे दिमाग में 10 चीज़ें खुल जाती थी। तो इसीलिए जब भी मैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाता था, तो बस उस कॉपी को ले जाता था, 1 से 2 नोट्स की कॉपी होती थी, और उसको लेके गया और रिवाइज किया, हो गया। तो इसने मेरी बहुत हेल्प की नोट मेकिंग में। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि नोट मेकिंग करेंगे, लेकिन 10 से 12 बार रिवीजन करने के बाद, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि ये सब्जेक्ट ये कहता है, और उस हिसाब से चीजें चलेंगी। तो जब वो नोट्स बन जाते थे, तो इसी वजह से मैं बहुत सारे स्टेट्स भी दे पाया कि इस वाले स्टेट के लिए ये काम आएगा, इस वाले स्टेट के लिए ये भी काम आएगा। MP में पहले वाले में मैंने नोट्स बना लिए थे, तो जो अब मेरे इस MP मेंस में बहुत काम आ रहे थे कि तुरंत की तुरंत मेरे कम से कम मुझे आधा दिन लगा होगा, और MP LRC और आपका मध्य प्रदेश रेंट कंट्रोल, वो मेरा तुरंत ही रिवाइज हो गया था, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सारी फोटोजेनिक इमेजेस बनी हुई थी उस कॉपी की। तो जब मैंने एग्जाम दिया, तो सबसे पहले वो पैटर्न बहुत एकदम चेंज आया। पैटर्न कौन सा चेंज आया, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा, कि हरियाणा और दिल्ली का पैटर्न इस बार उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि रीसेंट जजमेंट ही पूछे थे उन्होंने। और रीसेंट जजमेंट मैंने बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट ये मानिए कि मैंने एक कॉपी बनाई हुई थी, रटे हुए थे, एक मुझे केस याद था। तो क्योंकि वही तो डिफरेंस मैंने अपनी प्रिपरेशन में चेंज किया था, कि वही तो मैं लाया था कि अगर अभी तक मेरे मेंस में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और मैं फाइनली सिलेक्शन में नहीं आ पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे रीसेंट जजमेंट्स और जो वो पूछना चाहते हैं वो मैं मिसिंग कर रहा हूं। तो इसी वजह से मैंने वो जो चेंज किया, वो मुझे कहीं ना कहीं MP में बहुत फायदा दिया। और उस जजमेंट को मैंने, इतने सारे जजमेंट, ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूं कि एक पेपर में 30 से 40 जजमेंट थे मेरे,
और वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिन से तैयारी कर रहा था और लाइव लॉ ने मेरी बहुत हेल्प की इस मामले में। इसके बाद जब वो मेंस हो गया, फिर कुछ दिन बाद फिर से लिटिगेशन चलती रही और ये पेंडिंग में चला गया एंड एक्चुअली हम भूल गए थे कि मेंस का एग्जामिनेशन हुआ भी है एमपी का। फिर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान का मेंस एग्जामिनेशन आया, वो बहुत अच्छा हुआ और उसके बाद मुझे क्लियर था, इस बार मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि इंटरव्यू कॉल तो है ही है और ऑब्वियसली वो दोनों कॉल आ गई मेरे पास इंटरव्यू की। इतने में बीच में झारखंड का प्रीव्यू हो गया था, वो भी क्लियर हो गया था। तो मैंने बताया ना कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में मेरी इतनी ज़्यादा महारत हासिल हो गई थी कि मैं कोई भी एग्जाम देता था तो मेरा निकल जाता था। बस उसके एक ही तरीका था कि मॉक टेस्ट दो, बेरेक पे कमांड रखो और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपने अगर जजमेंट अच्छे से पढ़े हुए हैं लाइव लॉ में तो मुझे नहीं लगता उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो पाएगी। फिर इसके बाद ये सारे मेरे पास मेंस एग्जामिनेशन थे, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अभी ऐसा नहीं है कि एक स्टेट मेरे पास है और जिसमें मुझे 100% देना है, वो तो देना ही होता था। लेकिन फिर भी हरियाणा और राजस्थान में मैंने जो प्रिपरेशन करी वो बहुत बढ़िया थी और मेंस एग्जामिनेशन में आई डिड रियली वेल। और जैसे ही रिजल्ट आए दोनों के मेंस एग्जामिनेशन क्लियर थे, इंटरव्यू मेरे पास आ चुका था और दोनों के इंटरव्यू एग्जामिनेशंस अक्टूबर में 2024 में मेरे पास आ गए थे। तो जब 2024 में मेरे पास अक्टूबर में इंटरव्यू कॉल आई दोनों की, तो आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इस बार तो मेरा क्लियर हो ही रहा है, बिकॉज उस समय तक जो मेरी प्रिपरेशन रही तो मुझे ये समझ में आ गया कि आई एम द डिजर्विंग कैंडिडेट। अब मैं वहां जाके एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता हूं और जो वो सीट एक मांगती है, तो मुझे लगता है कि आई कैरी दैट ऑरा, आई कैन से ऑरा। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है पिछले 3 साल 4 साल में। मेरी फैमिली ने, मेरे लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें की हैं, कोई भी नेगेटिव बातें उस बारे में थी नहीं। तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं मैं ये मान रहा था, अपने आप में अंदर एक कॉन्फिडेंस था जो कि मेरे पास पहले नहीं था एलएलबी के टाइम पे या फिर उससे पहले, कि मैं अब कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि मैं जज बन सकता हूँ। क्योंकि जज एक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी जिसके बारे में मैंने सुना भी नहीं था DU आने से पहले। तो इसीलिए जब मैंने वो एग्जामिनेशन दिए, वो इंटरव्यूज़ दिए, इंटरव्यूज़ में मेरे भैया भाभी साथ में गए हुए थे, बिकॉज उस समय बहुत ज़्यादा एक मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है। इंटरव्यू की कोई भी प्रिपरेशन नहीं होती है, आप साथ साथ जब प्रिपरेशन करते हो तो वो साथ होती जाती है। आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो वो चीज़ भी है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में नॉलेज चेक नहीं की जाती, मुझे लगता है कि नॉलेज तो चेक नहीं की जाती, वो बात ठीक है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट ही फील नहीं करोगे। अब जब कॉन्फिडेंट और काम एंड कंपोज नहीं रहोगे तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि 10 में से अगर आपने एक जवाब दिया, आप कह रहे हो नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन जो 9 जवाब नहीं दिए उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस, आपके जो नर्वसनेस या एंग्जाइटी है वो तुरंत की तुरंत डाउन हो जाएगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे जवाब देने हैं, लेकिन जितने भी देने हैं कॉन्फिडेंटली देने हैं। अगर नहीं भी आए तब उसको भी ना करना है तो कॉन्फिडेंटली ना करना है। तो ऑब्वियसली जितने मैं एग्जामिनेशन दिए, जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसमें मैं ये कहूँ कि सारे जवाब दिए होंगे मैंने। 3 से 4, क्योंकि मेरे पास यूपी का इंटरव्यू था, छत्तीसगढ़ का इंटरव्यू था, फिर फाइनली हरियाणा का हुआ, फिर राजस्थान का हुआ। सारे इंटरव्यूज़ मेरे बहुत अच्छे हुए, इंटरव्यूज़ में मेरे साथ कोई कमी नहीं होती थी, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए सब जगह। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन था, सीट्स कम होती हैं आई नो, बट उसके बावजूद भी मेरी कहीं ना कहीं कमी थी मेंस में। बट हरियाणा और राजस्थान का जब रिजल्ट आया तो आई वॉज शैटर्ड, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगा था कि मैंने अपना 120% दे दिया है, 100% तक नहीं। तो लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, दीज आर थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। और फिर मैंने एक कहीं ना कहीं ब्रेक सा ले लिया प्रिपरेशन से। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, कोई अब खुद से भी सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ रही थी कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं एक्स्ट्रा। और फिर तुरंत ही उसके बाद 3 ईयर रूल का जो अनाउंसमेंट हुआ तो वो था ही। फिर मैं पार्ट टाइम थोड़ा बहुत पढ़ाने लगा था, कई बार बच्चों को कुछ को गाइड कर देता था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करता था। देन एमपी का फिर से इंटरव्यू, अभी भी क्योंकि इंटरव्यू कॉल आ चुकी थी, मेंस हो चुका था, पेंडिंग था, पता नहीं, फिर से अनसर्टेनिटी थी और कई बार ऐसा लग रहा था कि आज कैंसिल कर देंगे पूरा के पूरा प्रोसेस ही, कभी ऐसा लग रहा था कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्रिपरेशन है और उसके लिए भी आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा। और जब मेरी प्रिपरेशन 3 से 4 साल की ऑलरेडी हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि प्रिपरेशन के बाद मुझे इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा, और नहीं पड़ रहा था। लेकिन सरप्राइजिंगली गॉड विलिंग फाइनली अभी अक्टूबर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप इंटरव्यू कराइए, क्योंकि वो एलिजिबल लोग हैं। मैं भी 3 ईयर प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, चीज़ों के बारे में बताया। तो इससे ये चीज़ क्लियर हुई कि
प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ना कोर्ट की एक एक चीज़ समझते हो कि कैसे करना है, क्योंकि आप जब उस कुर्सी पे बैठोगे आप कैसे उनसे रिएक्ट करोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उनको हैंडल कर सकते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी सीट के लिए, जस्टिस के लिए ही आप कहीं ना कहीं प्रेजुडिस कर रहे हो। तो वो चीज़ ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, अगर मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, समझता हूँ चीज़ों को, बहुत बारीकी से देखता हूँ, तो मेरे प्रिपरेशन में वो चीज़ ऐड ही करेगी। फाइनली जब इंटरव्यू आया, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ। एज इन मैंने सारे जवाब नहीं दिए क्योंकि प्रैक्टिस के सवाल थे, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस, उनके पास प्रैक्टिस उन्होंने बहुत की होती है, वो उसके महारथी होते हैं। अपने पास तो कुछ भी नहीं है, उसका 1% भी नहीं जानते। लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट कि जो मुझसे मांगा गया है, मुझसे प्रैक्टिस के लिए मांगा गया है, तो मैंने वो कहीं ना कहीं पिछले 1.5 साल में, 2 साल में, 2 साल तो मैंने इतनी अच्छे से नहीं की, लेकिन लास्ट ईयर में मैंने पूरा अपना 100% दिया था उस प्रैक्टिस के लिए। तो उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि आप वो सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। तो प्रैक्टिस की है तो उसके लिए कॉन्फिडेंट था। सारे जवाब 10 सवाल पूछे तो उसके मैंने दिए 5 ही, लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट, काम एंड कंपोज्ड, और कहीं ना कहीं उनको वो पसंद आया होगा, जिसकी वजह से मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ। मैं यहाँ पे इंटरव्यू में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हमें कई बार लगता है प्रिपरेशन करते हुए, और स्पेशली मेरे केस में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतने सारे प्री दिए, फिर मेंस दिए, और ऑलरेडी मेरे पास 4 इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस भी था। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, सबसे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है ह्यूमिलिटी की। ह्यूमिलिटी क्यों? क्योंकि आप अगर उनको रेस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप को रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इस तरीके से उन्हें लगेगा कि ये एक पर्सन है जो उस सीट को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, और आप में जितने भी आपसे लोग मिले, आपकी तरफ से पॉजिटिविटी ही आनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद आप ग्रीट करते हैं, ग्रीट करने के बाद आप उनसे पूछते हैं कि पूछना क्या है कि आप साइड में खड़े हो जाते हैं सीट के, और वो जब कहेंगे बैठ जाइए तो आप बैठ जाते हैं। उसके बाद उन्हें ग्रीट करते हैं, और पहली बात, सरप्राइजिंगली 5 इंटरव्यू हुए हैं, उन्होंने मुझसे कभी भी ये नहीं पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसके लिए सब लोग प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है। और उनके पास क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं तो उन्हें पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। शुरुआत वो ऐसी करते हैं, आपका इस बार जैसे किया था, उन्होंने कहा आपका नाम क्या है, तो मैंने नाम बताया। आपने प्रैक्टिस की हुई है, मैंने कहा जी की हुई है। तो उसके बाद सारी चीज़ें ऑनेस्टी से चलनी चाहिए। आप अगर ब्लफ करने की कोशिश करेंगे, सबसे बड़ी गलती कर जाएंगे, क्योंकि वो लोग 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद जज बन चुके हैं, उनको एक एक आपके हाव भाव के बारे में पता है। आपके डिमीनर से उन्हें क्लियर हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, और जब वो झूठ बोलता है, वो देखते हैं किसी को, तो उन्हें अपना क्लाइंट पसंद आता है ना विटनेस पसंद आता है। तो आप जो सीट पे आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, वो तो आप बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। तो इसलिए आप ये गलती ना करें कि ब्लफ करने की। जो भी बोले सच बोलें, उस सच के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप प्रैक्टिस करें जाके, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है वही आपके सामने उधर आपका एक फसाड बननी चाहिए कि आप उनको क्या दिखा रहे हैं। उसमें 10 क्वेश्चन पूछे, 5 अगर नहीं आते क्लियरली बोल दो नहीं आते। अगर आप कह रहे हो कि गैस करना चाह रहे हो, जस्ट टेक अ परमिशन, आई वांट टू गैस, तो वो परमिशन दे देंगे। अगर वो कुछ इस तरीके से आपको परेशान करना चाह रहे हैं, 20 सरेंडर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट रहना है, पर सरेंडर भी करना है कि जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीखना चाहूंगा, मैं आगे इसके बारे में जाके घर पे पढ़ूंगा कि ये मुझे कैसे नहीं आया। क्योंकि लॉ ऐसी चीज है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अभी भी उसके बारे में 10% नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जजेस से भी कोई बड़ी चीज होती है, पर वो होती है लॉ और संविधान। तो अगर उसके बारे में अगर आपको नहीं पता, तो ये आपके अंदर रेस्पेक्टफुल चीज है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, और आप सीखोगे, जीवन भर सीखोगे। और राम जेठमलानी जी की स्टोरी है कि वो 95 की एज में भी पढ़ते रहते थे। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि 95 की एज में भी पढ़ रहे थे, इसका मतलब उन्होंने 95 ईयर्स तक जो इतने बड़े स्टालवर्ट रहे, वो भी नहीं सीख पाए सब कुछ। तो हम कैसे सीख पाएंगे? अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप जवाब नहीं दे पाते हो तो बी हम्बल, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारे जवाब नहीं देने हैं। आपका सिलेक्शन होने वाला काम एंड कंपोजर से। आप अगर मेंस दे के आए हैं, प्री दे के आए हैं, पहली बात तो वो खुद से रेस्पेक्टफुल हैं, आपकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करके आए हैं। ये नहीं कि आपकी कोई इंटरव्यू कॉल सीधी आ गई है। इसीलिए आप अपने आप पे भरोसा रखें, और फिर फाइनली जब आप एग्जिट करते हैं तो उनको ग्रीट करते हुए एग्जिट करें। और जो कि मैंने इस बार बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट थी मेरे इंटरव्यू में, कि मैंने कोई भी किसी भी तरीके का अपना प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं दिखाई कि मैं अंदर से कोई वीक हूँ, या फिर मैंने 4 इंटरव्यू दिए मैं फेलियर महसूस करता हूँ, इस तरीके का कुछ भी नहीं था। और इसी वजह से मुझे हो सकता है सिलेक्शन मिला हो। फाइनली अब मैं आपके एक बात और करना चाहूंगा, जो कि 2 मुद्दे हैं। एक है 3 ईयर रूल वाला, दूसरा मुद्दा है कि कैसे आप अपना बेस बनाएं जिससे कि आप अपने अलग अलग स्टेट्स को कैटर कर सकते हैं। क्योंकि स्टेट्स को अलग अलग कैटर करना, देखो चॉइस तो आप ही की है कि आप कितने स्टेट्स उठाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने
कुछ बेस बना लिया है, जैसे 10 से 12 सब्जेक्ट हमेशा कॉमन रहते हैं। अगर लोकल लॉ की बात करूं, एक स्टेट का पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी हर जगह है, और सिमिलरिटी होने के बाद भी अगर मैं बात करूं, सिमिलरिटी होने से आपके एक चीज़ है कि बेस बन जाता है उस लोकल लॉ का। क्योंकि आपने अगर सुना हो, आप लॉ के स्टूडेंट है, पारी मेटेरिया होती है। पारी मेटेरिया मतलब कि सब कुछ सेम होता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे बोलते हैं म्यूटेंडिस म्यूटेंडिस। तो इसीलिए आपको कोई ज़्यादा चीज़ करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि आपको सेक्शन इधर उधर मिलेंगे, उस पर थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई रेंट कंट्रोल पढ़ने में दिक्कत आई, क्योंकि सब मैंने खुद से किया वो रेंट कंट्रोल वगैरह। लैंड रेवेन्यू कोड यूपी का भी पढ़ा, एमपी का भी पढ़ा, छत्तीसगढ़ का भी पढ़ा, राजस्थान का भी अब आ गया है, वो भी पढ़ने की कोशिश करोगे आप लोग। अलग अलग कस्टमरी लॉज पढ़े मैंने हरियाणा के, दिल्ली के अलग कॉपीराइट ट्रेडमार्क पढ़े। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि चीज़ें मेरी क्लियर है, बेसिक्स मेरी क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें हिंड्रेंस है। तो आप कोई भी स्टेट दे सकते हो। हाँ, अगर 2-3 स्टेट आ रखे हैं तो आपको फिर एक चूज करना चाहिए, ना कि 4-5 एक साथ देने जाओगे तो क्या होगा, 2-3 नाव में खड़े हो जाओगे तो कोई भी नहीं निकलेगा, आप फंसोगे ही उस दरिया में। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने अगर बेस बना लिया, आप अपने बेयर पे कमांड कर ली जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये मत समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा गया तो आप उसका पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो आपके एक बेस को बनाता है। तो प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ें, एक एक चीज पढ़ें और उसको रिलेट करें अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी। इंटरव्यू में भी कई बार बोलने का मौका मिलेगा उसके बारे में, ठीक है। अब लास्ट बचा 3 ईयर रूल। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी बताई। क्या मुझे आपने कहीं भी ये चीज महसूस करी कि कोई भी चीज मेरे लिए हिंड्रेंस लेके आई? तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए 3 ईयर रूल हिंड्रेंस है। अगर आपका एम या गोल जज बनना है, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं भगवान की कुर्सी तो है ही, क्योंकि आप लोगों की लाइफ बदलेंगे, और अगर वो आपको लगता है कि आपके लिए एक एम है, गोल है, एक सपना है, तो 3 साल भी कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। जस्ट आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। आप अपने, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 3rd ईयर, अगर लास्ट ईयर है, 5th ईयर है, तो उसमें तैयारी चालू करें। उसके साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आप बहुत इंसाइट्स जो होते हैं आपके कोर्ट के, वो आप समझ पाओगे। फिर जब आपने अपनी लास्ट ईयर होते होते या फिर फर्स्ट ईयर होते होते अगर आपने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली, तो साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, आंसर राइटिंग, आप अपनी मॉक टेस्ट देना, ये सब करते रहोगे। लेकिन अगर आप सोचो उन 3 सालों में भी पढ़ रहे हो, तो ना प्रैक्टिस कर पाओगे, ना अपनी पढ़ाई कर पाओगे, और फाइनली आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरे 3 साल होते होते अपना रिवीजन, अपने मॉक टेस्ट आपके एकदम परचम पे लहराएंगे कि हाँ हम एकदम टॉप पे पहुंच चुके हैं उस मामले में, और जैसे ही कोई एग्जाम आएगा आई विल क्रैक इट, तो उस केस में ध्यान रखना, तो उस केस में आपकी तैयारी उस स्ट्रेटजी से होनी चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, चाहे वो 3rd ईयर के बच्चे हों, चाहे वो 2nd ईयर के बच्चे हों, तैयारी ये नहीं होनी चाहिए कि अब तो 3 साल है हमारे पास तो उसे और प्रोलॉन्ग कर देंगे। नहीं, अगर आपको जज बनना है, आपके दिमाग में सपना है, तो आज से ही करें, साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो उस समय पे आप सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी ना कर रहे हो, सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप अपने मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो, बस इतना होना चाहिए उस समय पे। अगर उस समय भी अगर आप अपने सब्जेक्ट खत्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप अपना, वही 3 साल बाद भी आपकी सिचुएशन वही होगी जो किसी और की होती है, और फिर आप उस लूप में फंस जाओगे। ये एग्जाम आएंगे, फिर प्री देंगे, फिर अलग प्री देंगे, फिर मेंस देंगे, और मुझे लगता कि फिर उतना आप 100% दे पाओगे, और जिसकी वजह से आप अपना क्लियर कर पाओगे। लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्योंकि मेरी प्रोसेस थोड़ा लंबा था, प्रोसेस लंबा होने की वजह से मेंटल एस्पेक्ट, तो आपके जो फैमिली है, मेरे फैमिली में मेरे भैया, सरप्राइजिंगली मेरी इस बार इस एग्जाम से पहले शादी हो चुकी थी, जो कि कहीं ना कहीं एक मेरे लिए ओमन था, या फिर गुड लक बोलते हैं जिसे, वो था। और साथ में मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, या फिर मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उन सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और हमेशा पॉजिटिव बात करी। रिलेटिव्स ने भी पॉजिटिव बात करी। मेरे जो कलीग्स भी रहे हैं, जब मैं पार्ट टाइम थोड़ा बहुत पढ़ाता था, तो उसमें भी उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव बात करी कि सर आप निकालोगे, आपके अंदर वो है, और कभी भी किसी ने नेगेटिव बात नहीं की। और ये चीज़ आपके रिलेटिव्स के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप, कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लगातार लगा हुआ है, तो उसके बारे में पॉजिटिव ही बात बोले, क्योंकि आप कोई छोटी बात भी बोलेंगे, ऐसी बात भी बोलेंगे कि आप ये कर लो या वो कर लो, उसको बहुत चोट लगती है, क्योंकि उसने अपना 100% दिया हुआ होता है। तो इसके लिए और मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए एक चीज़ करता था कि मैं कविताएं पढ़ता था। तो उनमें से एक कविता थी शिवमंगल सिंह सुमन जी की, जिसमें कि था कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कर्तव्य पथ से किंतु मैं भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये जो मेरी कविता थी, मेरे हमेशा आगे लगी रहती थी, और मैं हमेशा प्रैक्टिस में बिलीव करता था। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत कुछ दिया, इतने लोगों ने सपोर्ट किया, और मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा।
प्रिपरेशन मेरी थी लेकिन सपोर्ट उनका था। अगर वो मुझे सपोर्ट ना करते तो मैं प्रिपेयर भी नहीं कर पाता। तो अगर आपको सच में जज बनना है तो आप लगे रहिए, 4 साल लग जाएं, 3 साल लग जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं जो महसूस कर रहा हूं मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ दे पाएगी। अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जो कि मेरे पास कहीं ना कहीं कम थी और इसलिए मैं आपको इस मामले में हेल्प कर सकता हूं, तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, जिसको मैं अगर वर्बली बताऊं तो advparag@gmail.com ये ईमेल आईडी है। तो आप उसमें मेल करिएगा, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपका पक्का रिप्लाई करूंगा। साथ में मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये जो वीडियोस हैं जो मैं आज भी बना रहा हूँ या फिर इससे पहले जितने भी सेलेक्टेड लोग हैं उन्होंने जो वीडियोस बनाई है, उन्होंने मुझे बहुत इंसाइटफुल चीज़ें दी हैं, जिसमें कि मेंस का मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि मेंस में आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी, क्या चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना है, उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। तो इस मामले में अगर आपको वीडियोस देखनी है तो दिल्ली नॉलेज ट्रैक के देखिए, क्योंकि उसमें और इधर उधर की चीज़ें नहीं होती, आपके बेसिक लॉ के बारे में भी होता है। और हो सकता है मेरी इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी और आप एक एक चीज़ का ध्यान रखिए। आप बहुत मेहनत करिए, दिल्ली नॉलेज ट्रैक की वीडियोज़ जो पुरानी वाली भी हैं उन्हें भी देखिए, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है तो अभी नई वीडियोज़ पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।